तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बर्नौली की प्रमेय, मिस बर्नौलीज थ्योरम कि बर्नौली की प्रमेय क्या होती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो एक असमान परिच्छेद की हम नली लेते हैं। तो बच्चा, ये असमान परिच्छेद की नली क्या होती है? ऐसी नली जिसके दोनों सिरे आपस में बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? असमान परिच्छेद की नली। तो जी, हमने कहा कि ये हमारी रही वो असमान परिच्छेद की नली। आप देखेंगे ये रहा बच्चा हमारी कोई असमान परिच्छेद की नली। तो कैसी नली इसमें हम लोग लेते हैं? असमान परिच्छेद की नली लेते हैं। और इस नली में बेटा होता क्या है? असंपीड्य और अस्यान द्रव। कैसा? असंपीड्य तथा अस्यान द्रव को हम लोग क्या करते हैं? बहाते हैं। क्या करते हैं? बहाते हैं। अब एक चीज सोचो तुम, जब द्रव बहेगा भाई, इसमें खटखट खटखट बहेगा, तो बहने से क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज बहेगी यानी कि वो क्या बेटा करेगी? गति करेगी। क्या करेगी? गति करेगी। तो किसी वस्तु में जो गति के कारण ऊर्जा होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? अब जब ये गति कर रही है तो इसका मतलब यहां पर गतिज ऊर्जा होगी। बच्चा क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। फिर उसके बाद में सोचो कि जो द्रव या फिर गैस भी आप ले सकते हैं कि जो द्रव यहां से पास हो रहा है इस सिरे से, वो यहां पहुंचा, फिर यहां यहां यहां, तो इसका मतलब इसकी स्थिति भी तो द्रव की चेंज हो रही। बेटा, द्रव की स्थिति क्या हो रही? चेंज हो रही। तो इसलिए इसमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा भी होगी? मेरा लाल, कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। और असमान परिच्छेद की नली है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इसका जो द्रव का दाब होगा वो क्या होगा? कुछ और होगा। और जबकि ये वाले सिरे पर दाब कुछ और होगा, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं क्षेत्रफल ज्यादा है और इसका क्षेत्रफल कम है। तो दोनों जगह दाब में भी क्या होगा बच्चा? अंतर। यानी कि यहां पर दाब ऊर्जा भी होगी। क्या होगी बच्चा? हमने कहा दाब ऊर्जा भी होगी। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले हमें कैसी नली लेना है? असमान परिच्छेद की नली लेना है। कैसी नली लेना है? असमान परिच्छेद की नली। और उस नली में कौन बहेगा? कोई असंपीड्य या फिर अस्यान द्रव। असंपीड्य तथा अस्यान द्रव बच्चा कैसे? धारा रेखीय प्रवाह में क्या होगा? बहेगा। तब होगा क्या? तब जब बहेगा तो तुमने देखा वहां पर गतिज ऊर्जा भी होगी, स्थितिज होगी और दाब ऊर्जा भी होगी। लेकिन ये जितनी हमें ऊर्जाएं लेना है बच्चा, ध्यान रखना, एकांक आयतन की ऊर्जाएं होनी चाहिए। कैसी ऊर्जाएं? एकांक आयतन की। तो देखिए यहां से परिभाषा क्या बनेगी। क्या हमने कहा? कैसा द्रव लिया? असंपीड्य और अस्यान द्रव। कैसे बहा? धारा रेखीय प्रवाह में। किसमें बहा? असमान परिच्छेद की नली में। तब इस नली के हर एक स्थान पर कहो या कहो प्रत्येक बिंदु पर होता क्या है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। हमने कहा ये सब कैसे लेना है? एकांक आयतन की। इनका जो योग होता है वो बच्चा क्या रहता है? नियतांक के बराबर होता है या कहो नियतांक होता है। तो देखिए हमने क्या डेफिनेशन में लिख रखा है कि जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान द्रव, या हमने क्या कहा कह दो? गैस, कैसे बहता है बच्चा? किसी असमान परिच्छेद की नली, चाहो ये भी शब्द और बढ़ा लो कि असमान परिच्छेद की नली में कैसे? धारा रेखीय प्रवाह में बहता है। तो क्या होता है? तब उसके मार्ग में या कहो नली के प्रत्येक बिंदु पर, या कहो नली के प्रत्येक बिंदु के हर एक स्थान पर क्या होता है? एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कौन कौन? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो लाल मेरा क्या रहता है? नियतांक होता है। तो आइए एक बार से फिर हम आपको एक बार बताते हैं क्या कि जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान द्रव या फिर क्या हमने कहा गैस किसी असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तब नली के हर एक स्थान पर या प्रत्येक बिंदु पर क्या? एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कौन कौन सी ऊर्जा? तुम देख रहे हो गति कर रहा है द्रव तो गतिज ऊर्जा, द्रव की स्थिति बदल रही तो स्थितिज ऊर्जा, और उसमें दाब भी है तो दाब ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो नियतांक के बराबर होता है। जी क्या होता है? नियतांक के बराबर होता है। तो आइए अब
इसके निगमन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चा हमने क्या कहा, ये कोई असमान परिच्छेद की नली है। तो यार जब असमान परिच्छेद की नली है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अलग अलग होगा। अगर इस सिरे का क्षेत्रफल A1 होगा तो बच्चा इस वाले सिरे का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, A2 होगा। अब नली का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। तो बच्चा हमने कहा ये हमारी नली है PQ। क्या है नली, PQ। ये नली का P सिरा और ये नली का क्या है, Q सिरा। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हमने आपको बता रखा है कि जहां पर क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक, वहां वेग बच्चा क्या होगा, वहां पर वेग कम होगा। ठीक है, और जहां पर क्या होगा, क्षेत्रफल कम, वहां वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। खैर हम इसको छोड़ते हैं। तो यहां पर अब कम ज्यादा वेग है, तो अगर यहां का वेग आप देखोगे तो V1 होगा, तो इस सिरे का जो वेग है वो बच्चा क्या होगा, V2 होगा। अब तो दाब भी चेंज होगा। तो अगर बच्चा यहां का दाब क्या होगा, हमने कहा P1 होगा, तो यहां दूसरे सिरे का जो दाब है वो P2 होगा। अब पूरी नली में द्रव तो एक ही बह रहा है, तो जो बच्चा द्रव का घनत्व तो है वो हमने कह दिया रो है। द्रव का घनत्व तो क्या है, रो है। और ये जो हमने नली ली है, इस नली की पृथ्वी से, कहां से बच्चा, हमने कहा पृथ्वी यानी कि भूतल, या कहो धरातल, या क्या कहो ग्राउंड से, जो पहले सिरे की ऊंचाई है वो बच्चा हमने कह दिया H1 है, और जबकि जो दूसरे सिरे की ऊंचाई है वो क्या है, H2 है। ये क्या है आपका ग्राउंड, या क्या कह लो भूतल, या क्या कह लो बच्चा पृथ्वी तल, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये हमारा रहा भूतल। अब जो हमने आपको बताया है वही हम लोग इसकी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या कि माना 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 PQ क्या है, माना PQ एक कैसी है बच्चा, हमने कहा असमान, कैसी है, असमान परिच्छेद की नली है, जिसमें कोई असंपीड्य तथा कैसा बच्चा, तथा अस्यान द्रव कैसे, धारा रेखीय प्रवाह में क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, नली के सिरे P, नली के सिरे P का क्षेत्रफल क्या है बच्चा, A1, और वेग क्या है, वेग V1, दाब P1, जबकि अगर सिरे Q की हम लोग बात करें, जबकि सिरे Q का क्षेत्रफल A2, दाब क्या है P2, वेग क्या है बच्चा V2, तथा संपूर्ण द्रव का जो घनत्व है, द्रव का घनत्व वो मेरा बच्चा क्या है, रो है। क्या है, रो है। तब सबसे पहले अब हमने कहा, आप देख रहे हैं द्रव गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज होगी और दाब होगी। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर क्या बच्चा निकालेंगे, दाब ऊर्जा निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। सबको हम सबसे पहले बच्चा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिरों P व Q पर गतिज ऊर्जा। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, यहां पर हमें जितने भी गणनाएं करनी है वो सब एकांक आयतन के लिए करनी है। किसके लिए बच्चा करना है, एकांक आयतन के लिए। तो एकांक आयतन की सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा K बराबर होता है
1/2 mv²। मेरा लाल क्या होता है 1/2 mv²। लेकिन आप देखेंगे तो 1/2 ये द्रव्यमान बराबर लाल मेरा क्या होता है आयतन गुणे घनत्व और इंटू v²। लेकिन हमने कहा एकांक आयतन की, तो एकांक मतलब जिसका अंक 1 हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 आयतन का मान 1 हो गया गुणे बच्चा घनत्व और गुणे v²। तो आप जानते हैं 1/2 घनत्व को क्या बोलते हैं रो v²। यानी कि एकांक आयतन की आपने देखा बच्चा जो गतिज ऊर्जा बनी वो क्या हुई हाफ रो v²। अब ऐसे ही एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो बच्चा स्थितिज ऊर्जा U बराबर आप जानते हैं क्या होता है mgh। लेकिन फिर से वही बात, द्रव्यमान m बराबर क्या होता है आयतन गुणे घनत्व और गुणे h। तो आयतन हमने कहा एकांक 1 लेना है, तो आयतन का मान 1 गुणे बच्चा क्या हो गया घनत्व और इंटू h। तो ये क्या बचा। अब इसके बाद में देखेंगे g यहां से हमने नोट नहीं किया बच्चा, इसमें g बढ़ाओ क्योंकि हमने द्रव्यमान का आयतन गुणे घनत्व डाल दिया, h लिख लिया, g भी बढ़ाओ, इसमें यहां भी g बढ़ाओ। तो बच्चा क्या, तो बच्चा घनत्व क्या होता है रो होता है, क्या रो, और उसके बाद में gh। तो आपने देखा एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है रो gh। तो अब हम क्या करेंगे सिरे P व Q पर सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो P पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो बच्चा हमने क्या कहा K1, क्या है K1। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा हाफ रो v1², क्योंकि एकांक आयतन की अभी हमने गतिज ऊर्जा निकाली तो क्या ही हाफ रो v²। अब P1 सिरे पर निकाल रहे हैं बच्चा P सिरे पर निकाल रहे हैं, तो P सिरे के लिए बच्चा क्या हुई K1। अब इसी प्रकार हम किसके लिए निकालेंगे दूसरे Q सिरे के लिए, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा हाफ रो v2²। क्या हो गया हाफ रो v2², किसके बराबर K2²। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे गतिज ऊर्जा परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में जब बच्चा परिवर्तन निकालेंगे तो डेल्टा K बराबर हम लोग क्या करेंगे K2 माइनस K1। क्या करेंगे K2 माइनस K1। तो यहां से आप देखेंगे K2 कितना है हमारा 1/2 रो v2² और उसके बाद में माइनस 1/2 रो v1²। ठीक है, ये हमारी आ गई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब ऐसे ही सिरों पर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से ही लिख देना कि सिरों P व Q पर अब क्या निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बच्चा हम लोगों ने एकांक आयतन की क्या निकाली है रो gh, क्या निकाली है रो gh। तो ये क्या यहां से बन जाएगा, हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है, तो पहले सिरे के लिए U1 बराबर ये बच्चा हो जाएगा रो gh1। क्या हो जाएगा रो gh1। तो ऐसे ही आप देखेंगे U2 बराबर क्या बनेगा बच्चा U2 बराबर रो gh2। क्या हो जाएगा रो gh2। अब हम लोग क्या निकालेंगे वही अभी निकाले थे गतिज ऊर्जा परिवर्तन, अब क्या निकालेंगे लाल मेरा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है डेल्टा U हो जाएगी परिवर्तन के लिए, तो डेल्टा U बराबर हम लोग क्या कहेंगे U2 माइनस U1। तो यहां से आप देखेंगे बच्चा ये क्या बनेगी U2 आपके पास कितना है रो gh2 माइनस क्या हो जाएगा रो gh1। क्या हो जाएगा माइनस का रो gh1। अब यहां पर आप देखेंगे कि पहले सिरे पर बच्चा क्या है दाब P1 है और दूसरे सिरे का क्या है दाब P2, यानी कि ये प्रेशर। तो प्रेशर अब देखिए ये जब यहां से क्या करेगा प्रेशर करेगा, क्या करेगा प्रेशर करेगा, तो ये प्रेशर करेगा तभी तो इस सिरे पर इसका क्या होगा ये प्रेशराइज होगा। इसका मतलब ये यहां से यहां तक आया तो कुछ ना कुछ क्या हुआ कार्य हुआ, तो दाब के द्वारा कृत कार्य। तो बच्चा क्या हम देखेंगे यहां पर जो कृत कार्य हुआ क्या दाब द्वारा कृत कार्य। तो ये क्या हो जाएगा W बराबर, तो ये कृत कार्य कितना हो जाएगा देखेंगे चेंज प्रेशर यानी कि परिवर्तन, तो ये हो जाएगा P1 से कितना हुआ है बच्चा P2। तो ये क्या हो जाएगा W बराबर P1 माइनस P2। कितना हो जाएगा लाल मेरा P1 माइनस P2। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से किससे बच्चा देखेंगे
कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? कुल ऊर्जा के बराबर होता है, या कहो किया गया कार्य ऊर्जा परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बच्चा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो बाह्य कार्य है W वो बराबर किसके होगा? वो बराबर बच्चा होगा डेल्टा E, यानी कि कुल ऊर्जा। अब वो कुल ऊर्जा होगी, यहां से आप देखेंगे कितनी होगी, वो होगी डेल्टा K प्लस बच्चा मेरा क्या होगा? डेल्टा U। क्या होगा? डेल्टा K प्लस डेल्टा U। तो अब अगर हम W देखें तो W हम कितना लेके आए हैं? P1 माइनस P2। तो W की यहां वैल्यू डालो, P1 माइनस P2 बराबर, अब इसके बाद में डेल्टा के, तो बच्चा डेल्टा के हम लोग कितना लाए हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा लेके आए हैं 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस डेल्टा U स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा लाल मेरा देखिए क्या हम लोग लेके आए हैं? रो जी H2 माइनस रो जी H1। क्या लाए हैं? रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब आप एक काम करिए, ये जो माइनस टर्म्स हैं ये इस साइड भेज दीजिए, और P2 इधर माइनस का है उस साइड भेज दीजिए, ये प्लस का हो जाएगा। तो यही होगा आगे से P1 प्लस, ये इधर ले आओ तो प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इधर ले आओ तो प्लस रो जी H1 बराबर, ये माइनस का P2 उधर ले जाओ तो बच्चा हो जाएगा P2 प्लस क्या हो जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस बच्चा क्या हो जाएगा? रो जी H2। अब इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं क्योंकि कंटिन्यू प्राप्त हो रहा है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1, ऐसे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तुमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से देखा था A1 V1 बराबर A2 V2, तो उसे हमने क्या कहा था बच्चा? समझाया था आपको, क्या? A गुणे V लिख सकते हैं। तो ऐसे इसे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर क्या आ जाएगा बच्चा? कांस्टेंट, क्योंकि हमें ये आप देख रहे हैं कंटिन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था बर्नौली की प्रमेय का व्यंजक। अब इसके बाद में हम देखेंगे बर्नौली की प्रमेय शीर्षों के रूप में। तो हमने क्या कहा बच्चा कि बर्नौली की प्रमेय किस रूप में? शीर्षों के रूप में। तो बच्चा अगर शीर्षों के रूप में क्वेश्चन पूछता है तो इसमें कुछ नहीं है, क्या करना? जो बर्नौली इक्वेशन आपने प्राप्त की है पूरी इक्वेशन को रोजी से भाग मार देना। क्या करना? पूरी इक्वेशन को रोजी से भाग कर देना, और भाग करने पर जो कुछ प्राप्त होगा वही क्या होगी? शीर्षों के रूप में। तो बर्नौली की प्रमेय शीर्षों के रूप में। तो बच्चा कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे नीचे से बर्नौली की प्रमेय से, क्या लिखेंगे? बर्नौली की प्रमेय से। तो बर्नौली की प्रमेय बच्चा हम लोग क्या लाए हैं? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर क्या लाए हैं? कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। अब क्या करेंगे? समीकरण को रो जी से भाग करने पर, पूरे समीकरण को बच्चा कर दो भाग, तो P बाई बच्चा क्या हो जाएगा? यहां से आप देखेंगे रो जी प्लस उसके बाद में हाफ रो V स्क्वायर बटे बच्चा क्या हो जाएगा? ये बटे हो जाएगा, भाग हम लोग कर रहे हैं रो जी से, प्लस रो जी H और बटे क्या हो जाएगा? रो जी बराबर क्या चल रहा है? नियतांक, यानी कि कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बटे भी बच्चा क्या हो जाएगा? रो जी। अब आप यहां से देखोगे ये रो से रो क्या हुआ? मर गया। इधर रोजी से रोजी क्या हुआ? मर गया। अब जो कुछ बचा उसे हम लोग बच्चा नोट कर लेंगे। तो बच्चा क्या आप देखेंगे? P बटे रोजी
प्लस इधर से क्या बचा v स्क्वायर और नीचे रो तो मर गया तो बचा क्या 2g और प्लस बच्चा इधर से आप देखेंगे रोजी तो मर ही गया है, h बचा तो h। दूसरी बात कांस्टेंट को किसी चीज से भाग करो गुणा करो कांस्टेंट ही मिले, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ये आपका रहेगा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बच्चा P क्या है, P है दाब, क्या है दाब, तो यहां पर हम P यहां क्या कहेंगे, इसे दाब शीर्ष, क्या कहेंगे दाब शीर्ष, प्लस अब V क्या है वेग है, क्या है बच्चा वेग, तो यहां से हम इसे कहेंगे वेग शीर्ष, क्या कहेंगे इसे वेग शीर्ष, प्लस H क्या है हाइट यानी कि गुरुत्व, तो इसे बच्चा क्या कहेंगे गुरुत्वीय शीर्ष, क्या कहेंगे गुरुत्वीय शीर्ष, बराबर क्या है बराबर कांस्टेंट। यही बच्चा बर्नौली की प्रमेय आपकी ये आ चुकी है शीर्षों के रूप में। अब 11th क्लास में जो होम एग्जाम होता है उसमें ज्यादातर टीचर्स बच्चा पेपर में ये क्वेश्चन रख देते हैं कि वेग शीर्ष की गणना करो, वेग शीर्ष की गणना करो, तो अगर कहे वेग शीर्ष तो देखो वेग शीर्ष बराबर सूत्र क्या यहां से निकल के आएगा, केवल वेग शीर्ष, बच्चा वेग शीर्ष किसको कहते हैं v स्क्वायर बटे 2g को, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2g वेग शीर्ष। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं बर्नौली की प्रमेय, क्या कि जब कोई असमपीड्य तथा अस्यान द्रव, कहां बच्चा हमने कहा था असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखीय में प्रवाह में बहता है, तो क्या नली के प्रत्येक बिंदु या कहो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है एकांक आयतन की, अर्थात गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या नियतांक होता है या नियतांक के बराबर होता है, अर्थात क्या P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट, और जिसका हमने व्यंजक भी प्राप्त कर लिया और शीर्षों के रूप में भी बर्नौली प्रमेय निकाल दी, वेग शीर्ष भी निकाल दिया। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।